गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स का पहला क्लास हो चुका था जिसमें बताया था फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है संविधान में कौन से पार्ट में है, ये कौन से आर्टिकल से कवर करता है। ठीक है, तो ये बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में है भारत के संविधान के। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल से होता है, ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो है, कितने फंडामेंटल राइट्स थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें एक फंडामेंटल राइट जो हटा दिया गया उसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 31 में था। ये 1978 में 44th अमेंडमेंट के तहत इसको हटा दिया गया। अभी टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है? टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। और ये फंडामेंटल राइट्स जो होता है ये जरूरी किस लिए है? फॉर एक इंडिविजुअल का जो टोटल जो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए ये फंडामेंटल राइट्स एसेंशियल होता है। ठीक है, और इसको फंडामेंटल राइट्स क्यों बोला गया था? फंडामेंटल राइट्स इसलिए बोला गया था कि दिस राइट्स आर गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ आवर लैंड। दैट्स व्हाई दिस राइट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट्स और क्या है इसमें, इसके बारे में बताया था। ये क्या है, प्रमोट करता है? इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ना कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो हो गया थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया जाता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। उसका फीचर्स क्या क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स का फीचर, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि पहला है some are available to citizens and some are available to all persons। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, जो अपने 6 फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ये कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है भारत के सिर्फ भारत के सिटीजन के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सबके लिए है। यहाँ पे फॉरेनर्स भी रहते हैं आके दूसरे कंट्रीज के, तो उनको भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये उसका पहला फीचर है। दूसरा क्या है? दीज आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड बाय द स्टेट। इसका मतलब ये होता है ये जो राइट्स हमें दिया गया, जैसे मान लो कि राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना, तो ये जो राइट्स हम लोगों को दिया गया है ये क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है। ये आपका दिया गया मतलब आप फ्री, मतलब आप फ्री कुछ भी नहीं बोल सकते, है ना। तो आप क्या करता है, स्टेट क्या कर सकता है? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है इस राइट्स के ऊपर, ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, और क्या है? इट इज अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट। जैसे बताया, ये जो राइट्स है ना, ये इस राइट्स हम लोगों को मिलने की वजह से क्या हुआ? स्टेट क्या है, अपने मनमानी कुछ नहीं कर सकता, है ना, मनमानी अपना हर चीज नहीं कर सकती। ये नहीं बोल सकते आप यहाँ जा नहीं सकते, आप ये कुछ कर नहीं सकते, है ना। जैसे पेपर वाला हो या कोई मीडिया हो, आप ये नहीं बोल सकता उसको कि आप इसको लिख नहीं सकते या इसके बारे में कवरेज नहीं कर सकते, छाप नहीं सकते। तो ये क्या है? ये जो सरकार है ना, जो आप बोलते हैं स्टेट है, स्टेट कोई भी ऐसा कोई एक्शन नहीं कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस राइट टू आपका, बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, समझ में? दीज आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? दीज आर जस्टिसेबल मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है ना, आपका अगर फंडामेंटल राइट छीना जाता है तो आप क्या करते हैं? आप क्या कर सकते हैं? जस्टिफाई कर सकते हैं इन कोर्ट, है ना। ठीक है, आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में आपको अपना फंडामेंटल राइट फिर से रिस्टोर करा सकते हैं। ठीक है, सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, क्लियर हो गया? इट डिफेंडेड और इट इज डिफेंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? संविधान ने तो आपको दे दिया फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, आपका फंडामेंटल राइट्स छीना जाता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए भी कोई आदमी होना चाहिए ना। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, अगर फंडामेंटल राइट्स आपका छीना जाता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सो इट इज डिफेंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और क्या है? फंडामेंटल्स आर नॉट परमानेंट, कैन बी कर्टेल और रिपेयर्ड। जैसे मैं बताया, फंडामेंटल राइट्स हमेशा परमानेंट नहीं रहा, है ना। ये कभी भी आप कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपसे छीना जा सकता है। ठीक है, या उसको कम घटा दिया जा सकता है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी जब वो लगाया जाता है ना, नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? आपका जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, राइट टू लिव, और दूसरा आर्टिकल 20 क्या है? जो डिफेंड, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना इन केस ऑफ कन्विक्शन। तो ये दोनों आर्टिकल को छोड़ के बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स है
मतलब सस्पेंड किया जा सकता है अंडर नेशनल इमरजेंसी। तो यही मैं बोल रहा था कि फंडामेंटल राइट एंड नॉट परमानेंट राइट्स है ना, परमानेंट नहीं है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है या उसको रिपेल भी किया जा सकता है। जैसे कि आपका खत्म कर दिया कौन सा, आपका राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, तो ये कौन कर सकता है, ये पार्लियामेंट कर सकता है। बाय कौन सा प्रोसीजर में, बाय ओनली इन केस ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट लाके ही आपका कोई फंडामेंटल राइट्स को आप संविधान से हटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, अगर कोई फंडामेंटल राइट्स हटा रहे हो तो वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को खराब ना करे या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे संविधान का, ठीक है। तो वैसा हो सकता है, तभी जाके आप इसको रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर खराब हो रहा है संविधान का, तो आप उसको क्या है, हटा नहीं सकते फंडामेंटल राइट्स को, उस फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल राइट नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं होता है, और दे कैन बी कर्टेल और दे कैन बी रिपेयर्ड। जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछता है, कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। क्लियर हो गया। और क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आर्म फोर्सेस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। जैसे कि आर्म फोर्सेस है ना, आर्म फोर्सेस कौन कौन से आते हैं, आर्म फोर्सेस हो गए, जो पारामिलिट्री फोर्सेस हो गए, है ना। तो ये लोग क्या है, इन लोग का अलग ही कैटेगरी का ये लोग जॉब होता है। तो इन लोगों के लिए ना फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्टेड रहता है। और कौन करता है, पार्लियामेंट उसको इसलिए लॉ बनाता है। जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, जो बोल सकते हैं, जो कर सकते हैं ना, वो लोग वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए कौन करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, पार्लियामेंट लॉ बना के उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और क्या है, एप्लीकेशन इन एरिया वेयर मार्टियल लॉ इज अप्लाइड कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। जहां पे मार्टियल लॉ अप्लाई होता है जिस एरिया में, वहां पे भी आपका फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्टेड रहता है। आप वहां पे भी मतलब जैसे कोई भी चीज आपको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, तो वहां पे वो आप कर नहीं सकते हो, आप उसको रेस्ट्रिक्शन के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है। और क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर एंड इट्स लिमिट्स अथॉरिटी ऑफ स्टेट। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये नेगेटिव टू किसको है, स्टेट को है। स्टेट क्या है, स्टेट का अथॉरिटी को ये कम करता है ना। स्टेट अगर चाहेगा भी आपका मतलब आपको मान लो अभी सरकार चाहेगी आप सारे मीडिया वालों को बोले कि नहीं ये कोई खबर नहीं छापेगा, कोई भी मान लो कोई न्यूज हो, बोले कि नहीं ये खबर नहीं छापना। अगर आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता तो आप नहीं छाप सकते थे। लेकिन क्या होगा, आपका फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन दिया गया है। राइट टू एक्सप्रेशन में क्या होगा, आप उसको छाप सकते हो। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव टू स्टेट हुआ, स्टेट के अगेंस्ट में आप काम कर रहे हो। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, कुछ क्या है, नेगेटिव इन नेचर एंड इट्स लिमिट्स द अथॉरिटी ऑफ स्टेट, स्टेट्स का अथॉरिटी को लिमिट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये कुछ बेसिक फीचर्स है, एग्जाम में पूछता है, आपका लॉन्ग टाइम एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि मेंस लिख रहे हो तो पूछ सकता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आपको फीचर्स में पूरा लिखना पड़ेगा, क्या क्या इसका फीचर्स है, ठीक है। तो ये हो गया फीचर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक एक एक करके हर आर्टिकल को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।